हेलो गाइस, आई एम BK मिश्रा, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी फ्रॉम भागलपुर। आज का मेरा टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक्चुअली हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, इसका डाइजेशन होता है तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, जाइलोज, एनालोज, ट्रेहालोज एटसेट्रा एटसेट्रा बनता है। हम खाते हैं प्रोटीन, एमिनो एसिड बनता है, और हम खाते हैं फैट, और यह फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, तब हम कहते हैं कि डाइजेशन कंप्लीट हुआ। इनफैक्ट यह ग्लूकोज, फ्रक्टोज या एमिनो एसिड का होता क्या है, तो यह हमारे सेल के अंदर जाता है। तो सेल के अंदर कब जाएगा? डाइजेशन के बाद इसका एब्जॉर्प्शन होता है, और डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा ईच एंड एवरी सेल को सप्लाई होता है। लेकिन कोई भी ब्लड कैपिलरी सेल के अंदर नहीं जाता है, तो फिर सेल के अंदर यह डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स कैसे जाएगा? एक्चुअली सेल और सेल के बीच खाली जगह होता है, एम्प्टी स्पेस, और इस एम्प्टी स्पेस में फ्लूइड भरा हुआ होता है, जिसे हम इंटरसेलुलर फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। और इसी में यह ब्लड कैपिलरीज का प्लेक्सस यानी जाल बना हुआ रहता है, और यह डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को इस फ्लूइड के अंदर रिलीज करता है, और यह फ्लूइड से फिर सेल के अंदर जाता है। तो यह सेल के अंदर जाता कैसे है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स यह दो तरीके से होता है। पहला है पैसिव ट्रांसपोर्ट। देन व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट ऑफ molecules across the plasma membrane without expenditure of energy on the part of cell is called passive transport. तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस, और इसको जाने में अगर इसमें वेलोसिटी है, ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो वर्क डन हो रहा है, और जहां कहीं वर्क डन होगा वहां एनर्जी का कंजम्पशन होता है। लेकिन इसके केस में एनर्जी का कोई कंजम्पशन नहीं होता है। इसको आगे हम देखते हैं। यह दो तरीके से होता है। पहला है डिफ्यूजन। Then what is diffusion? Transport of molecules across the plasma membrane without expenditure of energy is called diffusion. यह डिफ्यूजन जो होता है, या तो यह गैसियस पार्टिकल्स और सॉलिड पार्टिकल्स का होता है। तो यहां पर जो हमने मॉलिक्यूल्स लिखा है, या किसी मैटर के तीनों स्टेट का होता है, इसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन डिफ्यूजन हमेशा गैसियस या सॉलिड पार्टिकल्स का होता है। आप सेंट लगाते हैं और खुशबू आपके अगल बगल में
जो लोग हैं वहां तक पहुंच जाती है। हाउ इट इज पॉसिबल? तो आपने कपड़े के ऊपर सेंट लगाया, अब इस पार्टिकल का डिफ्यूजन होता है, तो फिर आपका सवाल यहां पर यह हो सकता है कि आपने कहा गैसियस या सॉलिड पार्टिकल का डिफ्यूजन होता है, लेकिन सेंट जो हम लगा रहे हैं वो लिक्विड है। देन हाउ इट इज पॉसिबल? तो सेंट के अंदर अल्कोहल निश्चित रूप से रहता है जो रूम टेम्परेचर पर वोलेटाइल है, और अगर वह वोलेटाइल है तो अनडेफिनेटली वह वेपर के फॉर्म में आ जाएगा, दैट इज गैस। तो उसके साथ एसेंस भी जुड़ा हुआ है, और जितना भी गैसियस पार्टिकल होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है, और वह स्ट्रेट पाथ के ऊपर कंटिन्यूअसली मोशन में रहता है। यह इससे कोलाइड करेगा, यह यहां चला आएगा, यह इससे कोलाइड करेगा, 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 तो चारों तरफ यह फैलता चला जाएगा। तो चूंकि ऑलरेडी उसमें काइनेटिक एनर्जी है, हम एक्स्ट्रा एनर्जी उसको नहीं दे रहे हैं, दैट मीन्स इसमें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी का कंजम्पशन नहीं हो रहा है। दिस इज डिफ्यूजन। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो डिफ्यूजन को इफेक्ट करता है। फैक्टर्स influencing rate of diffusion. Then first one is monovalent diffuses rapidly than डाइवेलेंट्स। मोनोवेलेंट जो होता है यानी जिसके ऊपर एक ही चार्ज होता है Na+, और डाइवेलेंट Ca2+। तो मोनोवेलेंट डाइवेलेंट के कंपैरिजन में तेजी के साथ डिफ्यूज होता है। शॉर्टर द डिस्टेंस rate of diffusion increases। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोई पार्टिकल इस जगह है, तो यह कोलाइड करेगा तो इसको आफ्टर कोलिजन अंदर की तरफ भेज देगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इस पार्टिकल का डिस्टेंस जितना कम होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स has less rate of diffusion than non-electrolytes। कुछ एमिनो एसिड ऐसा होता है जो ज्यूटर आयन का निर्माण करता है, और अगर यह ज्यूटर आयन है तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वह उसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो वह तेजी के साथ डिफ्यूज नहीं हो पाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट का रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होता है इन कंपैरिजन टू नॉन इलेक्ट्रोलाइट। चौथा होता है द square root of density is inversely proportional to
rate of diffusion, that is rate of diffusion is inversely proportional to the under root d square, where d is density of the molecule. Concentration increases the rate of density diffusion. तो जितना अधिक कंसंट्रेशन होगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी उतना ही अधिक होगा, यानी उतना ही यह धक्का मारेगा, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन अनडाउटेडली इंक्रीज कर जाएगा। ऑस्मोसिस, एक ये कंटेनर है, इसमें हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाल दिया, इधर हमने यहां तक वाटर लिया हुआ है, और इधर हमने यहां तक वाटर लिया है। प्रेशर exerted per unit area by water is called hydrostatic pressure. तो यह यूं गोल बर्तन है, बीच में हमने डाला है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ऊपर यहां से यहां तक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एक्सर्ट होगा और यहां से यहां तक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इधर वाले में एक्सर्ट होगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो इस मेम्ब्रेन से होकर वाटर मॉलिक्यूल आसानी से आर पार इसके आ जा सकता है। तो यह वाटर ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस तब तक इस तरफ आता रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं हो जाता है। अब यहां से यहां तक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है और यहां से यहां तक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। तो डिफरेंस इन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज ऑस्मोटिक प्रेशर एंड फेनोमेनन बाय विच वाटर या लिक्विड पार्टिकल्स goes across the semi-permeable membrane is called osmosis. तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इसका ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू दिस वन, क्योंकि यहां तक ही इसमें वाटर है तो यह ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करेगा एंड ऑस्मोटिक प्रेशर में डिफरेंस के कारण जो फेनोमेना होता है, यानी वाटर का फ्लो इधर से इधर होना शुरू हो जाएगा जब तक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं हो जाता है। तो इसी को हम ऑस्मोटिक